अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ 5 स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट से ऑलमोस्ट हम 3 या 4 क्वेश्चन बना सकते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैट्रिक एग्ज़ाम्स के लिए, एफएससी एग्ज़ाम के लिए और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इसी वीडियो लेक्चर में हम इन सब स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली जो स्टेटमेंट लिखी है, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। पहले हम सीखते हैं कि ये आइसोटोप होते क्या है। आइसोटोप ऐसे एटम्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो। एटॉमिक मास उनका डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, ऐसे एटम्स को हम लोग नाम दे सकते हैं आइसोटोप। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जिनसे रेज निकलते हैं उन्हें हम नाम दे सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हम इससे पहले एलिमेंट्स के बारे में एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जो 9th क्लास के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल सकती है। अगर एलिमेंट्स को ज़्यादा डिटेल में सीखना है आप वो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनसे रेडिएशंस निकलती है, रेज निकलते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं। एक को नाम दे सकते हैं अल्फ़ा रेज, दूसरे को नाम दे सकते हैं बीटा रेज और थर्ड है गैमा रेज। ये रेज निकल सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो। तो हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है। पहली जो आइसोटोप है उसे नाम दे सकती है प्रोटियम। सेकंड जो आइसोटोप है इसे नाम दे सकती है ड्यूटेरियम और थर्ड जो आइसोटोप है ये ट्रिटियम है। फर्स्ट प्रोटियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है और एक इसमें न्यूट्रॉन है। और ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स 2 है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इससे रेज निकल सकती है। ये इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियस में ये 3 पार्टिकल्स फिर आ जाते हैं, मतलब इनकी तादाद 3 होती है। एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस न्यूक्लियस की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इनको यहाँ पे इनको रख सके। तो ये अनस्टेबल बन जाती है और यहाँ से ये बिल्कुल न्यूक्लियस यहाँ पे बम्बार्ड होती है और इससे रेडिएशंस निकलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रिटियम। ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़्यादा कहते तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये स्टेबल फॉर्म है। ज़्यादातर परसेंटेज पर यही मौजूद होती है, एबंडेंट होती है, लेकिन ट्रिटियम नहीं होती। इस वजह से क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होती है और इसका न्यूक्लियस किसी भी टाइम पे टूट सकता है और किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज होती है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट कह सकते हैं एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो बनती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड से। और ये इस्तेमाल होती है गोल्ड की कंसंट्रेशन में। जब कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड किया जाता है तो उसमें एक्वारेजिया इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड में एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कोई भी, जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल से समझे कि कोई भी जैसे हमें और मिला है, जैसे कि कोई और हो जिससे हम मेटल निकाल सकते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम लोग और कहते हैं। तो कोई और हमने ली है, जैसे कि हमने पायराइट लिया है, ये हमने
पायराइट लिया है, इस पायराइट और के अंदर यहाँ पे इम्प्योरिटीज गोल्ड मौजूद है, या कोई ऐसा मिनरल हमने ले लिया है और ले लिया है जिसके अंदर गोल्ड मौजूद है, उसे बिल्कुल ग्राइंड कर ले रहे थे। ग्राइंड करने के बाद उससे जो इम्प्योरिटीज निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड में एक्वा रेजिया इस्तेमाल करती है, और इसमें ये एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें रेशो कितनी होती है HCl की और HNO3 की। HNO3 30% होती है और HCl 70% होती है। इसे हम अगर परसेंटेज देख ले, क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है। तो एक्वा रेजिया एक सॉल्यूशन होता है HCl और HNO3 का। दूसरी क्वेश्चन इससे बन सकती है कि परसेंटेज ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के अंदर HCl और HNO3 की परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज लिख सकते हैं कि HCl 70% है और HNO3 30% है। एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्वारेजिया के अंदर रेशो कितनी है HCl और HNO3 की। तो रेशो 3:1 होती है। तो ये 3% और 3 गुना और HNO3 1 गुना होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसी एलिमेंट है, ये ऐसे एलिमेंट है, एक एलोजन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर होती है? 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड को हम लोग कह सकते हैं रूम टेम्परेचर। और लिक्विड फॉर्म हम लोग जानते हैं, जो कोई चीज़ फ्लो कर सकता है उसे लिक्विड कहते हैं। और ब्रोमीन एक एलिमेंट, एक एलोजन है। एलोजन कौन कौन से एलिमेंट्स है मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये एलोजन्स है। तो ये जो एलोजन है ब्रोमीन है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। ये ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इसी तरह एक ऐसा मेटल है, और ये नॉन मेटल है, याद रखें ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। इसी तरह एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होती है। मेटल है, क्योंकि मेटल जितने भी मेटल है हम कहते हैं कि वो सब के सब सॉलिड स्टेट में होती है, सिवाय एक मेटल के, और वो मेटल है मरकरी। मरकरी भी एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होती है, लेकिन ये मरकरी एक मेटल है। और यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है ब्रोमीन का, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और ये भी लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी एलिमेंट है या वो कौन सी एलोजन है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होती है, बाकी गैसेस के फॉर्म में होती है। और ये कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि ब्रोमीन है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन सी मेटल है कि रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो मरकरी है, जिसका सिंबल Hg है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ Hg, जिसकी सिंबल है। इसी तरह नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखी है ये कि फार्मूला ऑफ एल्यूमिना इज Al2O3। ये एल्यूमिना का फार्मूला है। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम कह सकते हैं Al2O3। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिना का क्या फार्मूला है, तो हम कह सकते हैं Al2O3। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिना कहाँ से बनती है, और एल्यूमिना असल में बाऑक्साइड एक और होता है, एल्यूमिनियम का और होता है। एल्यूमिनियम का और होता है बाऑक्साइड। अगर मैं बाऑक्साइड का फार्मूला यहाँ पे लिख लूँ, एल्यूमिनियम 2O3.2H2O, ये बाऑक्साइड का फार्मूला होता है, जिसमें 2 मोल H2O भी मौजूद होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम जब कर ले, बेयर्स जो प्रोसेस है, मेथड है, कर लेते हैं। ये सब मेटलर्जी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर ले, जैसे कि हमने पायराइट लिया था। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बाऑक्साइड कर ले, बाऑक्साइड को कंसंट्रेशन करने के बाद जो हमें चीज़ मिलता है उसे हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, और एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। इसी तरह लास्ट जो स्टेटमेंट लिखा है IUPAC, नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज टेट्राक्लोरोमीथेन। ये नेम है
टेट्राक्लोरोमीथेन, जो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जो क्लोरोफॉर्म का नेम है उसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। अभी टेट्राक्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या बनता है, CHCl4। टेट्रा हम चार को कहते हैं। हमने काउंटिंग नंबर्स इन केमिस्ट्री के बारे में भी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, जो आप लोग सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह चार को हम लोग नाम देते हैं टेट्रा, और चार दाने इसके साथ क्लोरीन है और मीथेन के साथ अटैच है, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये फार्मूला भी आ सकती है कोई एग्ज़ाम में कि व्हाट्स द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो भी यही फार्मूला है CHCl4। या ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है, तो हम कह सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ तक थी आज के वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने MCQs बेस्ड क्वेश्चंस देखे। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। इसके अलावा हम और भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे MCQs डिस्कस करेंगे और पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। पास्ट पेपर के जो जितने भी MCQs है वो भी डिस्कस कर लेंगे और उनकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे।